Very good morning to all. Today we are going to start with this sixth chapter, that is फेडरलिज्म. So हम आज फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. So what is फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म होता क्या है? Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर क्या करी जाती है, डिवाइड कर दी जाती है. एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है और वो वेरियस कांस्टेंट और जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनके साथ अपनी पावर्स शेयर किया करते हैं, जो की जाती है. लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरेशन. तो जो गवर्नमेंट के जो लेवल होते हैं वो किस तरह के होते हैं फेडरेशन में? यूजुअली जो फेडरेशन होती है उसमें दो तरह की लेवल होती है गवर्नमेंट की. एक गवर्नमेंट वो रहती है जो पूरे नेशन को क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल रहती है कामों के लिए, और दूसरी गवर्नमेंट होती है जो स्टेट या प्रोविंस में काम करती है. Government for entire country that is usually responsible for a few subject of common national interest. तो वो गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री को देखेगी और रिस्पॉन्सिबल क्या होगी, कुछ सब्जेक्ट होंगे जिससे कॉमन नेशन इंटरेस्ट होता है, वो उसके लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी. और एक गवर्नमेंट वो होगी जो प्रोविंस, जिसको आप रीजन कह सकते हो या स्टेट कह सकते हो, वो देखेगी डे टू डे वर्किंग, सारे के सारे स्टेट के काम वो देखेगी और उसके अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज की फीचर ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में उसके की फीचर क्या है? देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो सकती है. फेडरलिज्म में ये सब हो सकता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. जो गवर्नमेंट की टाइप्स हैं वो सेम ही सिटीजन्स के ऊपर क्या करती हैं, गवर्न करती हैं. बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. जो भी टायर की गवर्नमेंट होगी उसका एक अपना जुरिस्डिक्शन होगा, उसके जो मैटर होंगे उसके लिए लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्या होगा, स्पेसिफिक मैटर मेंशन किया होगा. ठीक है. जुरिस्डिक्शन, रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर और गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें जुरिस्डिक्शन मेंशन किया हुआ है हर लेवल और टाइप की गवर्नमेंट का. ठीक है. जब भी गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे दोनों होंगी, उन वहाँ पे क्या चाहिए उनको, दे रिक्वायर कंसेंट ऑफ द बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जब भी उसमें चेंजेस लाने होंगे. और पावर किसके पास होती है? कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसको सही तरीके से कौन बताता है? सही तरीके से बताते हैं हमारे कोर्ट. आइडियल की फीचर ऑफ फेडरलिज्म में और क्या आता है, एक आइडियल फेडरल सिस्टम बताया है जहाँ पे क्या होता है, दोनों एस्पेक्ट्स दिए होते हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए एक साथ रहने का. ठीक है. दोनों गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं और एक दूसरे के साथ चलने का उनका होता है. ये क्या है, उनका आइडियल सिस्टम में एस्पेक्ट दिया हुआ है. की फीचर जो फेडरलिज्म है उसमें एक और चीज़ है कि 2 रूट अपनाए जाते हैं. एक तो ये है, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट. तो छोटी छोटी स्टेट्स एक साथ मिलके क्या बनाती हैं, एक बड़ा यूनिट बनाती हैं, सरकार बनाती हैं. और दूसरा रूट क्या होता है, एक लार्ज कंट्री, जो बड़ी कंट्री है, वो क्या करती है, डिसाइड कर देती है, डिवाइड कर देती है अपनी पावर्स को स्टेट्स के साथ और नेशनल गवर्नमेंट के साथ. जैसे हमारी इंडिया की है, स्टेट्स गवर्नमेंट भी होती है और नेशनल, जिसको आप यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, सेंट्रल की गवर्नमेंट कहते हैं, वो भी होता है. ये है फीचर ऑफ फेडरलिज्म में. नेक्स्ट वन इज फेडरलिज्म इन इंडिया. फेडरलिज्म इन इंडिया में हम क्या पढ़ते हैं, हमारा जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो किस तरह का है. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनली हमें 2 ही तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना,
उसमें 2 ही तरह की सिस्टम है गवर्नमेंट के, जिसका मतलब है एक होगी यूनियन गवर्नमेंट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसका रिप्रेजेंट होता है यूनियन ऑफ इंडिया, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या थी, वो आपकी स्टेट की गवर्नमेंट होगी। बट बाद में क्या किया था, थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था। किस फॉर्म में वो ऐड किया था, पंचायत, विलेज लेवल पे पंचायत और सिटी लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, ठीक है। ये थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म को क्या किया था, बाद में ऐड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड करता है 3-folded डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बता देता है कि लेजिस्लेटिव पावर्स किसके बीच में डिवाइड करती है उसने, इस तरह से कि एक तो यूनियन गवर्नमेंट की कुछ पावर्स होंगी, एक स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स होंगी, और कुछ पावर्स ऐसी होंगी जहाँ पे वो दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वहाँ पे उनके साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल ट्रस्ट, जहाँ पे एग्रीमेंट होगा कि एक दूसरे के साथ एक साथ कैसे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आती है वो है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर और बैंकिंग, ये सब किसके आते हैं, यूनियन लिस्ट, जिसका मतलब है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हैं। इस पे किसका लॉज चलेंगे, किसकी सारा का सारा ये जो अथॉरिटी वगैरह बनेगी, ये सारा का सारा ज्यूरिसडिक्शन किसका होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। पुलिस, ट्रेड, कमर्स, एग्रीकल्चर, ये किसके आएंगे, ये स्टेट लिस्ट के आएंगे। इसके सब्जेक्ट, इसका ज्यूरिसडिक्शन किसके पास होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। और कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट वो है यहाँ जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टेट के हिसाब से में भी चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट चाहिए, गवर्नमेंट एक साथ डिसाइड करती है दोनों ही मैटर पे। इसमें एक गवर्नमेंट कुछ नहीं, सोलो कुछ भी स्टेप नहीं ले सकती है। रेजिडुअरी सब्जेक्ट, ओनली जम्मू एंड कश्मीर हैज़ देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। जब पहले था तो क्या था कि जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके कारण बहुत सारे जो स्टेट्स की जो थी और काफ़ी सारी यूनियन के भी जो पावर्स थे वो भी उनके पास थे। कॉन्स्टिट्यूशन अपना होने के कारण काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थे, बट फिर भी यूनियन के जो कुछ जैसे डिफेंस का हो गया, फॉरेन अफेयर्स का हो गया, ये सब उन्हीं के पास थे। बट बैंकिंग वगैरह ये सब जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी स्टेट के पास ही थे। स्पेशल स्टेटस होने के कारण उनको ज़्यादा बेनिफिट थे। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, तो जब डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया हुआ था तो पहले तो यही पता होना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। When power is taken away from the central and state government and is given to the local government, it is called decentralization। जब हम किसी की पावर क्या कर लेते हैं, उससे ले लेते हैं, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, और दी किसको जाती है, वो लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और बेसिक आइडिया क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, कि देखो बहुत सी छोटी छोटी जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, जो इश्यूज बेस्ट सेटल हो सकते हैं लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे ही, उसको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देख पा रही है, तो इसलिए उनको उनकी पावर्स को क्या कर दी जाता है, डिसेंट्रलाइज किया जाता है। लोकल गवर्नमेंट दिया जाता है, लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस दी जाती है, किसमें, डेमोक्रेसी में, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है, उनके जो इश्यूज हैं, वो उनके लेवल पे क्या किए जा सके, सॉल्व किए जा सके। और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है वुमेन को, जिसके कारण क्या होगा, उनका जो रोल है सोसाइटी में भी तो वैसे होगा ही, बट representation of women may also increase with this role played by the women in democracy become more stronger। जब एक तरफ मैन तो कर ही रहा है, पार्टिसिपेशन कर ही रहा है, बट जब वुमेन भी करेगी तो क्या होगी, डेमोक्रेसी जो आज़ादी है और ज़्यादा ताकतवर होगी। सो लेट्स रिकैप दिस लेसन। फर्स्ट हमने फेडरलिज्म पढ़ा, नेक्स्ट की फीचर्स जो फेडरलिज्म के थे,
फेडरलिज्म इन इंडिया भी हमने पढ़ लिया और लास्ट में हमारा डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा है अभी अभी। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ड्रॉप ए कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू ऑल।